हेलो जी, हेलो 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 गुड। चक्कर समझ नहीं आ रहा। ओपनिंग क्लोजिंग सेम होता है बेटा, फिर आपका वर्किंग कैपिटल भी ओपनिंग क्लोजिंग सेम होता है। क्या हो गया? अरे ठीक है बाबा रे, अरे लो ठीक है, भावनाओं में बह गया मैं भी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। चलो अब हमने ये कल आपके साथ बेसिक सारा पढ़ लिया था, फिर हमने पढ़ा था भाई ये हमारा एक तरह से रेट ऑफ रिटर्न है, तो रेट ऑफ रिटर्न है तो ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए मतलब सर अगर आपका हायर द बेटर। सबसे पहली बात फिर हमने पढ़ा था अगर शादी होनी है तो जिसका एआरआर सबसे ज्यादा बेटा उससे कर लो स्वयंवर में, और अगर टेंडर भाई साहब है तो जो आपकी क्राइटेरिया पर फिट होता है, मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न के से ज्यादा जो आपको दे दे वो सारे आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे इक्वल पे, मे और नहीं। आई होप दोस्तों बेटा आपको ये वाली बात सारी की सारी बच्चा समझ में आ गई है। ये मैंने आपको एक क्विक रिकैप दे दिया बेटा लास्ट क्लास का। आप इतने गुस्से में क्यों थे शुरू में? अबे गुस्से में नहीं था नालायक, कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा तो गंदी गंदी शक्ल दिखा रहा था मेरी, मैं क्या करूंगा नालायक। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर वापस से। बेटा कल हमने आपके साथ क्वेश्चन सॉरी एग्जांपल नंबर 1 करा था, सॉरी एग्जांपल नंबर 1। तो दोस्तों आज हम इसी एग्जांपल का बी पार्ट करेंगे। कल हमने दोस्तों आपके साथ ए पार्ट करा था जिसमें हमने एसएलएम मेथड करा था। चलिए अब जरा बी पार्ट के बारे में पहले सोचते हैं। बेटा बताइए जरा ये डब्ल्यूडीवी मेथड क्या होता है? सर डब्ल्यूडीवी मेथड इज जहां पर आपका डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चेंजेस बच्चा, डेप्रिसिएशन बच्चा हर साल चेंज होता है। अब बताओ जरा अगर मेरा डेप्रिसिएशन हर साल चेंज होगा तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हर साल चेंज होगा, यानी कि मेरा पैट भी हर साल चेंज होगा। एसएलएम मेथड में हमारा डेप्रिसिएशन कांस्टेंट, ऑल्दो एनुअल हर साल की अर्निंग भी कांस्टेंट थी, डेप्रिसिएशन भी कांस्टेंट था, तो हमने वहां पर बेटा एक ही कॉलम बनाया था, हमने कहा था हर साल सेम होगा तो एवरेज भी सेम। बट अब अर्निंग तो सेम है बट डेप्रिसिएशन डिफरेंट हो गया, तो उस चक्कर में अब हमें अर्निंग भी हर साल की पहले अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन का बी पार्ट करूं तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास अलग अलग 4 इयर्स का डेटा 1 2 3 एंड 4। अब बताइए एग्जामिनर ने हमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बता रखा है व्हिच इज 65000, सो दिस वुड बी बेटा 65 फॉर ईच एंड एवरी ईयर। ये हर साल के लिए बेटा 65 हो जाएगा, राइट। अब मैं माइनस करता हूं डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से सुन लेना, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो प्लीज मेरे साथ सुन लेना बच्चों। देखो जी डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी में बोला है एट द रेट ऑफ 20%। बेटा अब ये पहली बात कौन सी वैल्यू पर निकलता है, सबसे पहला मेरा सवाल आप मुझे बताइए ऑन व्हाट अमाउंट दिस बी कैलकुलेटेड। सो दिस इज कंप्यूटेड ऑन द फर्स्ट ईयर ऑन द कॉस्ट। इसमें स्क्रैप माइनस नहीं करते, तो मतलब आपका जो वैल्यू होगा बेटा वो 1 लाख होगा, यानी कि 1 लाख पर आप 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब देखो मैं आपको यहाँ पर डब्ल्यूडीवी मेथड के 2 तरीके सिखाऊंगा डेप्रिसिएशन निकालने के, ठीक है। तो पहला एक मेथड मैं बताता हूँ, आप सब अपने कैलकुलेटर पर लिखिए बेटा 1 लाख। आप सब अपने कैलकुलेटर पर लिखिए फटाफट से 1 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई 20%, ये हो गया पहले साल का डेप्रिसिएशन, दैट इज 20,000। ये हो गया बच्चा 20,000। फिर उसके बाद अब हमारा डेप्रिसिएशन कितना था दोस्तों? हमारे डेप्रिसिएशन का रेट था 20%, तो बचा कितना बेटा? 20% हटा दूं तो बचा 80%। अरे 80,000 नहीं बेटा, परसेंटेज बताओ। अगर 25% डेप्रिसिएशन होता तो बचता 75%, 20% डेप्रिसिएशन है तो बचा 80%। तो अब आपके कैलकुलेटर में 20,000 दिख रहा है, आपके कैलकुलेटर में 20,000 दिख रहा है। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो 80%, ये अगले साल का डेप्रिसिएशन। फिर आप मल्टीप्लाई कर दो 80%, ये अगले साल का डेप्रिसिएशन। फिर मल्टीप्लाई कर दो 80%, ये अगले साल का डेप्रिसिएशन। पहले बेटा ये बात समझ में आ गई, एक तरीका समझ में आ गया। ये आपको पहला तरीका मैंने बताया डेप्रिसिएशन निकालने का डब्ल्यूडीवी का। अब ये वाला जो तरीका है इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर हर साल का सिर्फ डेप्रिसिएशन पता चलेगा। अगर मुझे डब्ल्यूडीवी पता करनी है तो नहीं पता चल पाएगी। अब डब्ल्यूडीवी का क्या तरीका, मैं इन सबका टोटल करूं और कॉस्ट में से माइनस करूं। अब वो कैसे कर सकते हो शॉर्टकट, अगर आपको यहीं पर अपनी डब्ल्यूडीवी चाहिए तो देखो आपने पहले क्या करा सोचते हैं जरा। 1 लाख इंटू 20% 20,000 मल्टीप्लाई 80% मल्टीप्लाई 80% मल्टीप्लाई 80%। अब आपके कैलकुलेटर में 10,240 दिख रहा होगा। अब आपके कैलकुलेटर में 10,240 दिख रहा होगा। अब आपके कैलकुलेटर में एक की होती है जिसका नाम होता है जीटी, प्रेस कर दीजिए बेटा जीटी। जैसे ही आप जीटी प्रेस करेंगे आपके कैलकुलेटर में टोटल आ गया 59040 स्क्रीन पर। अब ये जीटी की का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं बेटा। जीटी की का मतलब होता है ग्रैंड टोटल। जीटी स्टैंड्स फॉर ग्रैंड टोटल। इसका मतलब सर, इसका मतलब कैलकुलेटर हमारा बुद्धिमान है, जितनी बार आप इक्वल टू दबाते हो वो अपनी छोटी सी मेमोरी में, हेलो 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 हेलो, अरे अटक गया कैमरा, कैमरा अजय अटक, हेलो 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 बेटा कैमरा अटक गया यार ये हमारा, रुको भाई। आज ना मुझे लग रहा है कैमरा भाई साहब कह रहे हैं मैं आपको पढ़ाने दूं, ऐसा हो नहीं सकता, और आप ढंग से पढ़ा लो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चलिए खैर बेटा आवाज सही आ रही है? चलो अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको बोल रहा था बेटा जीटी की का मतलब होता है ग्रैंड टोटल। जीटी स्टैंड्स फॉर ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल क्या होता है? हमारा कैलकुलेटर जब भी आप इक्वल टू दबाते हो वो उसे अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल देता है। जितनी बार आपने इक्वल टू दबाया वो उतनी बार उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल देगा। इक्वल टू दबाया या कोई भी रिजल्ट निकाला, जैसे भी हमने परसेंटेज से निकाला, फिर जब आप जीटी दबाते हो तो वो उन सब शॉर्ट टर्म मेमोरी का टोटल करके आपको बता देता है कि ले दोस्त ये तेरा टोटल आ गया। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई यहां तक की? एवरीवन गॉट इट? सबसे पहले व्हाट इज ऑल अबाउट योर जीटी की? चलो परफेक्ट। अब आपको पहले बेटा जीटी की का मतलब भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अब एक और तरीका इसको करने का जो आपने शायद बचपन में सीखा होगा, मैं एक और तरीका बताता हूं। अब आप लिखिए बेटा 1 लाख, लिखिए बेटा 1 लाख। फिर आप करेंगे मल्टीप्लाई 20%, आपके कैलकुलेटर पर आ गया 20,000। फिर आप, अब मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना था तो मैंने निकाल लिया। फिर आप प्रेस करेंगे माइनस इक्वल टू। जैसे ही माइनस इक्वल टू करा मतलब आपकी डब्ल्यूडीवी आ गई पहले साल की, आपकी डब्ल्यूडीवी आ गई पहले साल की। फिर मल्टीप्लाई 20%, 16,000 आ गया। फिर माइनस इक्वल टू डब्ल्यूडीवी एंड सो ऑन, आप खेलते रहो। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लेना। इसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बेटा ये वाला हो जाएगा 45,000, ये हो जाएगा 9,514 49,000, ये हो जाएगा बेटा 204 2 2 5 1 5 में से क्या 4 नहीं 5200 आएगा, सॉरी हासिल तो गया ही नहीं था।
ये बन गया दोस्तों 52,200 और लास्ट वाला 54,760। अब आपको माइनस करना है बेटा टैक्स जो कि है एट द रेट ऑफ 30%। अब आपको माइनस करना है टैक्स जो कि एट द रेट ऑफ 30% और आपको निकालना है पैट। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो अब मुझे ना एडवांस में पता है कि मुझे इस पैट का टोटल भी करना है तभी मेरा एवरेज पैट निकलेगा। आई नो मुझे यहाँ पर जितनी वैल्यूज आएंगी उन सबका टोटल भी करना है और तब मेरा एवरेज पैट निकल कर आएगा। अब देखो बेटा मैं कैसे करूंगा, मुझे डेप्रिसिएशन सॉरी टैक्स चाहिए 30%। अब मुझे सबका बार बार 30% करना है तो मैं अपने कैलकुलेटर में पहले लिख लूंगा 0.3 करिए, आप करिए बेटा 0.3। ये वैसे मैंने कॉस्टिंग में बताई थी टेक्निक आपको। 0.3 होगा बेटा, 0.3 नहीं है 0.3। अब आप करिए मल्टीप्लाई 45,000 इक्वल टू, तो आपके पास आ जाएगा 13,500। चेक कर लीजिए, आपके पास आ गया 13,500। अब उसके बाद बिना कोई और की दबाए प्रेस 49,000 एंड इक्वल टू, आपके पास अगला टैक्स आ जाएगा। फिर 52,200 इक्वल टू, आपके पास अगला वैल्यू आ जाएगा 54,760, आपके पास अगला वैल्यू आ जाएगा 16,428। आई होप पहले बात समझ में आ गई। ये मैंने कॉस्टिंग में सिखाया था शॉर्टकट। अब आपको चाहिए बेटा पैट, तो पैट यानी कि होगा 70%, तो 0.7 इंटू 45,000 ये हो गया 31,500। फिर 49,000 इक्वल टू 34,300, 52,200 इक्वल टू ये हो गया बेटा 36,540 एंड 54,760 इक्वल टू ये हो गया 38,332। पहले दोस्तों यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने इन सबको कैलकुलेट करते हुए इक्वल टू दबाया था तो मैं सीधा जीटी दबाऊंगा तो मेरे पास चारों का टोटल आ गया। मैंने जैसे ही जीटी दबाया मेरे पास चारों का टोटल आ गया और डिवाइडेड बाय 4 तो मेरे पास आंसर आ गया 35,168। बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के मैंने अपना आंसर एक बार में निकाल लिया, ना मुझे बार बार टोटल करना पड़ा, ना मुझे कोई समस्या करनी पड़ी। तो आई होप पहले आपको कैलकुलेटर चलाना मेरे साथ साथ सीख रहे हो आप बेटा। अब आप कैलकुलेटर चलाना सीख रहे हो मेरे साथ बेटा। ये आपका होगा अगर टैक्स 30% है तो बेटा ये 70% होगा, ये 70% होगा तो 0.7 पहले लिख लो, फिर 45,000 इक्वल टू 49,000 इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू, आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब ये 4 बार इक्वल टू करके निकाला था तो आप जीटी दबा दोगे, जब आप जीटी दबाओगे तो इन चारों का टोटल आ गया डिवाइडेड बाय 4 करा, आपका सीधा डायरेक्ट आंसर आ गया बेटा। डब्ल्यूडीबी में स्क्रैप का कुछ भी नहीं होता। गुड मॉर्निंग दिवांश, ये वही बच्चे हैं जो बचपन से अकाउंट आ रहे हैं। अकाउंट बचपन का प्यार, मेरे बचपन का प्यार मिला दिवांश। चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। अब आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पर जहां पर बच्चे ज्यादा गलती करते हैं, दैट इज इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनना एवरेज इन्वेस्टमेंट वाला फंडा, क्योंकि यहां पर आप सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं बच्चे। आइए देखते हैं बेटा एवरेज इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी पैसा प्रोजेक्ट में लगेगा, जो भी पैसा प्रोजेक्ट में लगेगा वो सब एवरेज इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो आप देखिए सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं हमारा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट, बेसिकली जो हमने मशीन वगैरह खरीदी। फिर इसके साथ साथ हमने वर्किंग कैपिटल भी लगाया था। याद करिए दोस्तों, क्वेश्चन देख लीजिए, हमने एक तो मशीन खरीदने में पैसा लगाया, फिर हमने वर्किंग कैपिटल भी लगाया था। तो दोनों के दोनों मेरे इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। आप याद करिए जब हमने एसएलएम मेथड लिया था तो हमने वर्किंग कैपिटल अलग से भी ऐड करा था भाई, क्योंकि ये पैसा है और कांस्टेंट होता है। हमने माना था पैसा है जो कांस्टेंट रहेगा, एक बार लगा दिया हर साल से, एक बार लगा दिया हर साल से। तो अब इस कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल सॉरी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट बच्चों 1 लाख रुपए, सबसे पहले हमारी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट बेटा 1 लाख रुपए। फिर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपए, वर्किंग कैपिटल बेटा हमारी 10,000 रुपए। तो यानी कि एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,10,000 की हो गई, दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट में से साल के एंड पर हमें अपना डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा पहले साल का, जो कि है 20,000 रुपए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख रुपए वाली है बेटा वो इन्वेस्टमेंट किसमें हो रही है जो 1 लाख रुपए वाली इन्वेस्टमेंट है वो तो बेटा मशीन में हो रही है, और मशीन तो डेप्रिशिएट होगी, हो गई डेप्रिशिएट। वर्किंग कैपिटल पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यानी कि मेरी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट बेटा कितनी हो जाएगी यहाँ पर पूरे साल की। अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास ये 90,000 हो जाएगा बच्चों, 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 20,000, तो 1,10,000 रुपए लगाया जिसमें से 20,000 कम हो गए, बच गया 90। अब ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन गया, दोबारा वर्किंग कैपिटल तो लगेगी नहीं क्योंकि एक बार लगती है हर साल सेम रहती है। अगले साल का डेप्रिसिएशन था 16, फिर उसके बाद अगले साल का डेप्रिसिएशन 12,800 और 10,240। तो अब आप मुझे बताइए, ये आप बता रहे हो बेटा 74, ये ओपनिंग हो गया 74 माइनस 12,800 करो तो 61,200, ये 61,200 हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया बेटा 50,960। आई होप पहले बात समझ में आ गई सबको, एवरीवन गॉट इट अप टू दिस लेवल। ओके, अब इसके बाद सबसे पहले मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल सकता हूं पर एनम 1 साल का, तो ये निकल जाएगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो बेटा ये आ गया 1 लाख रुपए, दिस बिकम्स 1 लाख रुपए आपका 1 लाख आएगा, अच्छा सॉरी 95,000, सॉरी बेटा ये आ जाएगा 95, दैट इज 1 लाख प्लस 90,000, फिर 90,000 प्लस 74,000 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा ये आ जाएगा 82,000 रुपीस, फिर 74,000 प्लस 61,200 बाय 2, बेटा ये आ जाएगा 67,600, 61,200 50,960 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा बेटा 56,080। आई होप पहले बात समझ में आ गई। फाइनली मैं यहां से अब निकाल सकता हूं एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, तो अगर निकाले तो बेटा इट इज 95 प्लस 82 प्लस 67,600 प्लस 56,080 और ये सारा डिवाइडेड बाय 4, तो आप मुझे डायरेक्ट बता दो 75,170। सो दोस्तों फाइनली नाउ वी कैन कंप्यूट ARR, दैट इज एवरेज पैट एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम यहां पर बात करें तो इन्वेस्टमेंट है बेटा 75,170, पैट था 35,168, परसेंटेज वाइज करें तो बेटा कितना, दिस स्टैंड्स एट 46.78%। आई होप दोस्तों पहले आप सबको ये वाला मेथड अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। देखो मैंने आपको कल बताया था एसएलएम मेथड में क्लोजिंग वैल्यू स्क्रैप के बराबर आ जाती है, इसीलिए वो शॉर्टकट लग जाता है, बट यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं लगता। दूसरी बात सर, अगर मैं एसएलएम मेथड को इस तरीके से करूं तो, अगर मैं एसएलएम मेथड में भी ये तरीका लगा दूं तो कोई भी आंसर सेम आएगा।
क्योंकि ये तरीका तो फुल प्रूफ है, इसमें सब चीजें कवर्ड है। शॉर्टकट वो वाला था, तो वो शॉर्टकट एक स्पेसिफिक सिचुएशन में लग रहा है, मेन तो तरीका यही वाला है। आई होप दैट दोस्तों बात समझ में आ गई आपको। इसके लिए बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है जी। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपको WDB वाला मेथड एकदम क्लियर हो गया। मैंने कल भी आपको बोला था बेटा, ये एक बहुत ही बेसिक से पॉइंट है, जहां पर आपको सिर्फ टेक्निक के बारे में मैंने आपको सिंपल सा बताया, प्लस कैलकुलेटर की ट्रिक्स मैंने थोड़ी सी शेयर करी। तो प्लीज अब आप इसका बी पार्ट फटाफट से बच्चे जल्दी से कॉपी करेंगे, ठीक है? हाँ जी बेटा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने याद है आपको कल बोला था आज इस चैप्टर का बेस तैयार करना है, तो वो बेस कैसे तैयार करना है, क्या करना है, अब उसके ऊपर सारी चर्चा होगी। ये तो एक आसान पार्ट था, ARR खत्म हो गया, कुछ अब हम ARR की चर्चा भी नहीं करेंगे आगे, खत्म बेटा, ARR हो गया, कुछ। हाँ जी बेटा, 4 साल का हमें क्वेश्चन में गिवन था बेटा अंकित, लाइफ 4 साल है। बेटा मयंक वहां पर जरूरी नहीं थी, क्योंकि वहां हमने शॉर्टकट लगा के डायरेक्ट निकाल लिया था। आप चाहते हो तो SLM में भी यही वाला तरीका लगा देना, आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है बच्चा? बेटा रियलाइज होता है, बट हमें रियलाइजेशन करना नहीं है ना, वो तो बिल्कुल लास्ट में जाकर पैसे मिलेंगे जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म होता है। बट हम यहाँ पर भी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मान रहे हैं सेम अमाउंट ही रहेगा, ना आएगा ना जाएगा। चलिए जल्दी से करिए दोस्तों, जल्दी से करिए प्लीज। क्या गलत आया अंकित? WDB वाला कराएगा, तूने ट्राई करा तो गलत आया, वो तो आएगा ही गलत आएगा, तूने WDB वाला करा। अबे नलायक, WDB वाला मैं करवा रहा हूं तो तेरे को पता चल जाए कैसे करना है। ये एक और इंटेलिजेंट करना नहीं, मैं तो ऐसे करूंगा। चलिए कॉपी हो गया बेटा, यहाँ तक पहले जल्दी बताइए प्लीज, एवरीवन कॉपी शॉपी। चलिए मेरे ख्याल से बेटा मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया बेटा, हर्षिता जल्दी कर बच्चा। चलिए बेटा आप ये कॉपी करिए, जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स, तब तक आप ये कॉपी करिए फटाफट से। ठीक है, चलो अब हम एक मेन मैटर पर आपके साथ कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम एक मेन मैटर पर आपके साथ कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, तो कृपया करके उस डिस्कशन को मेरे साथ साथ समझेंगे, मेरे साथ साथ एडजस्टमेंट करेंगे। सारी की सारी बातें आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, डिस्कस। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अब यहां से हमारे चैप्टर का बेटा बेस शुरू हो रहा है। यहां से अगर मैं बात करूं तो हमारे चैप्टर का बेटा बेसिक से शुरू हो रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल इन एडवांस। अब आपको बेटा पूरा इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। ये जो अभी हमारे पास था बेटा, ये हमने क्या पढ़ा था, ये तो हमने ARR पढ़ा था। लो जी, मैंने लिंक का पिन कर दिया जिसको चाहिए था। ये हमने बेटा ARR बेटा पिन कर दिया था। बट अब हम आपके साथ बेटा, ये नोट्स का लिंक है सर्कल बैच का। हाँ, अब हम आपके साथ मेन टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए जी, आइए, हियर वी स्टार्ट। लीजिए
अब हम यहाँ पर अगर आपसे बात करें तो लो जी, मैंने 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 कॉल लगा दिया है, मैंने कॉल लगा दिया है। हेलो, ये अभी कनेक्टिंग हो रहा है लाइट का। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसी है याशिका? अच्छी हूँ सर। कितनी अच्छी है आज? बहुत अच्छी सर। बहुत अच्छी है। संडे की सुबह सुबह भी अच्छी है। यस सर, सुबह से क्लास लग रही है आज तो। हाँ तो अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब तुम्हें संडे को भी पढ़ने का मौका मिल रहा है, तुम देख रहे हो। यस सर। एक वो स्टूडेंट होता है जो कहता है मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, बट देखो तुम्हें कितने खुश नसीब हो कि तुम्हें संडे को भी मौका पढ़ने को मिल रहा है। यस और नो? यस सर। है ना? ऐसा लग रहा है ना, मन में आवाज आ रही है ना? यस सर। चलिए तो सर आपके लिए बोल रही हूँ, मन की बात मत बोलना। मन की बात निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी क्लास के बीच में, है ना बेटा? ऐसे ही है ना? है ना? यस सर। हाँ चलिए सर, मन की बात मत बोलो यहाँ पर, मन की बात निकल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब ये तो चलो आपकी बात रखने के लिए हम बोल देते बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सर, इट्स अमेजिंग, यू नो, क्लास अटेंड करके इट्स वेरी गुड, यू नो, है ना? बट मन में हमें पता है ओके नाला कब तक पढ़ाओगे, कितना पढ़ाओगे, सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते हो, कभी छुट्टी भी दे दिया करो। तुम तो चाहते हो, तुम तो एक क्लास लेके निकल लेते हो, हमारे तो 4 क्लास में बैंड बजा देते हो, उसके बाद कहते हो टेस्ट भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, हमें तो कहीं जाने का मौका नहीं मिलता। मन में तो ऐसी बातें चल रही होगी। यस और नो? सारी भावनाओं को आपने शब्द दे दिए सर। अच्छा, सारी भावनाओं को मैंने शब्द दे दिया। क्या बात है, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं आशिका, बट देख मैं हमेशा से बोलता हूँ, जिस स्टेज से तुम अभी निकल रहे हो हम जा चुके हैं, तो हमें पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा होता है ना, हमें पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा होता है। चलिए, बट ये बात है प्रैक्टिकली, ये सब बातें ना बाद में बहुत याद आती है यार। मतलब सच में हम इतनी पढ़ाई करते थे, मतलब लिटरली बाद में ऐसा लगता है सच में हम इतनी पढ़ाई करते थे। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो जब आप पढ़ाई कर लोगे, सीए बन जाओगे, फिर आपको मेहनत और करनी पड़ेगी। आपको क्या लग रहा है सीए करने के बाद सब जिंदगी सेट है, सब आसान है? तो आंसर इसमें बेटा, उसके बाद और मेहनत करनी पड़ती है। तो जो वर्किंग आवर्स होती है वो भी ज्यादा होती है, वो भी सब करना पड़ता है मेहनत, है ना? तो बहुत सारी चीजें होती है, चलो वो भी करोगे तुम सब बच्चे, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। हम भी सीख गए, मेरे जैसे नालायक सीख गए तो तुम भी सीख जाओगे, ऐसी क्या बात है ना? चल याशिका, एक बात बता बेटा, कौन से शहर में रहती है तू? कुरुक्षेत्र सर, हरियाणा। ओह अरे पास में ही है। चलो अब मेरे को एक बात बता, याशिका तेरे घर के आसपास दुकान है, शॉप है किराने की जैसे होती है? यस सर। जैसे नॉर्मली जो किराने का सामान वगैरह बेचते हैं? यस सर है। अच्छा है। तू कभी उन दुकान वालों से बात करी तूने कभी? यस सर। कि अंकल अंकल आप मेरे को ये बताओ ना कि आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होता है? नहीं। कभी ऐसे बात करी तूने? नहीं। नहीं कभी? अच्छा चल एक बात बता, अगर तू अंकल के पास गई, अंकल अंकल बताओ आपका पैट कितना, तो बेटा बताओ अंकल क्या कहेंगे? तूने कभी ऐसा सोचा क्या कहेंगे अंकल? पता नहीं सर। पता ही नहीं तेरे को? मैंने कभी पूछा ही नहीं। नहीं बट फिर भी आइडिया तो होगा कि क्या बोल सकते हैं वो भगा देंगे, कौन अपना प्रॉफिट बताता है सर? वेरी गुड, ये वही ना बात, भगा देंगे। ये आई हरियाणा वाली टोन है ना, चल भगा जाते हैं ना, पंजाबी छोरी यहाँ से ऐसे बोलेंगे। यस और नो? यस सर। है ना? भगा देंगे तेरे को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मुझे याशिका ये बता, तो क्या तेरे को लगता है अंकल को अपने प्रॉफिट से भी मतलब होगा, या एक जो छोटा शॉपकीपर होता है उसे कभी प्रॉफिट वर्ड से कोई मतलब होता है? होता है सर। बेटा उसकी नजरों में प्रॉफिट क्या होता है, कभी आपने ये सोचा? उसकी नजरों में व्हाट इज प्रॉफिट? बताओ जल्दी से। एक जो शॉपकीपर होता है उसकी नजरों में प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट उसके हिसाब से? मार्जिन सर। नहीं नहीं, अभी तुम तो टेक्निकल शब्दों में घूमते रहते हो। मैं कहता हूँ आसान भाषा में बताओ, तुम ऐसे कैसे आसान भाषा में बता दो? हाँ ऐसे कैसे? हम पढ़ रहे हैं तो मुश्किल मुश्किल शब्द पढ़ेंगे, आसान भाषा में बोल दिया तो फिर आपका फायदा क्या है ना? ऐसे होता है ना मन में। तो चलो आइए बताओ, आसान भाषा में समझते हैं उसका प्रॉफिट क्या होगा। तो बताओ, वो दुकान पर बैठकर सामान बेच रहा है। यस सर। सामान बेचकर उसके पास गले में पैसा आ जाएगा। यस सर। अपने वो बॉक्स में रख देगा पैसा तिजोरी में। यस और नो? यस सर। फिर महीना खत्म हो गया, महीने के अंत में जो पैसे आए वो उसके बॉक्स में पड़े हैं। यस सर। उसके बाद बेटा क्या करेगा वो? उसमें से अपने वेंडर्स को पैसे देगा, जिनसे उसने सामान खरीदा था उनको भी तो पैसे वापस देगा। यस सर। बिल्कुल देगा, बहुत बढ़िया। पैसे वापस देने के बाद अब बता वो क्या करेगा? अपने स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, किराया, भाड़ा सब पे करेगा। यस सर। सब पे कर दिया। अब उसके पास कितने बचे पैसे? बच गए थोड़े ही बचेंगे सर। तो बिल्कुल थोड़े बचे होंगे। बता इन पैसों का वो क्या करेगा? घर ले जाएगा अपने। बिल्कुल बहुत सही बात है, घर लेकर जाएगा, सिंपल। अब ये पैसे वो घर लेकर जा रहा था, बट रास्ते में ना एक दुकान आ गई। किसकी? रास्ते में एक दुकान आ गई। किसकी? अरे अकाउंटेंट साहब की, हमारे अकाउंटेंट साहब की दुकान आ गई। तो अकाउंटेंट साहब ने बोला कहाँ कहाँ कितने चलिए और कितने चलिए? तो वो कह रहे घर चलिए घर चलिए। वो कहता ना ना घर ना चलिए, ऐसे आइए ऐसे आइए। तो पहले उसको बुला लिया, भाई साहब आपका ना ये टैक्स बनता है जो सरकार को देना है, ये जीएसटी, ये फलाना, ये इनकम टैक्स, फलाना ढिमका। यस और नो? यस सर। तो अब बताओ उसको वो टैक्स उसको देना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि सरकार को टैक्स तो देना ही पड़ता है, वरना बस घर पे आ जाएगा टैक्स लेने। यस और नो? यस सर। तो अब बताओ सरकार बेटा घर पर आ जाएगी, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने उनको टैक्स भी दे दिया। यस और नो? यस सर। अब टैक्स पे करने के बाद वो कहाँ चल दिया वापस? घर पे जाके वो पैसे किसको दे देगा? वाइफ को। क्या बोलेगा साथ में? ये लो पैसे। अरे नालायक, गाना गाएगा, ये जो थोड़े से है पैसे खर्च कर लेना तुम अपन जैसे वैसे, है ना भाई? ये जो थोड़े से है पैसे खर्च कर लेना तुम जैसे वैसे, बात खत्म। यस और नो? यही तो गाना गाएगा वो। यस सर। बस सिंपल सी बात है। तो बेटा अब सोच के देख, इस पूरी की पूरी सिचुएशन में क्या दुकानदार को अकाउंट्स वाले प्रॉफिट से मतलब था कि बुक्स में क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है, क्या पैट आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, किसी चीज से मतलब था? नो। जो दुकानदार था उसे मतलब किससे था? कि वो घर पे कितने पैसे लेके जाएगा। यानी कि उसे मतलब था अपने कैश फ्लो से। यस और नो? यस और नो? यस सर। क्योंकि घर तो उसने कैश लेकर जाना ना, ये थोड़ी बोलेगा बिल्कुल लो मैं आज आपके लिए पैट लेकर आया हूं, मेरा इतना पैट है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बेटा ऐसा बोलेगा? नो सर। तो घर पे तो क्या लेकर जाना पड़ेगा उसे? कैश। कैश। सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बेटा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कैश फ्लो वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट जो हमारे को समझना है। अब देखो रोकड़ा तो रोकड़ा ही होता है। यस और नो? यस सर। कैश को बदल सकते हो नहीं, कैश कम या ज्यादा कर लो। नो। नहीं कैश को नहीं बदल सकते, बट क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट को ऊपर नीचे कर सकते हो? यस सर। तरीके आपको पता ही है। जैसे आप डेप्रिसिएशन का मेथड बदल दोगे तो अकाउंट का प्रॉफिट बदल जाएगा। यस सर। तो ऐसे करके कई सारे तरीके हैं। यस और नो? यस सर। क्या मैं बोल दूं अब इन दोनों में से मोर रिलायबल कौन है? कैश फ्लो। इन दोनों में से मोर रिलायबल कैश फ्लो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, आप जीवन के बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। यस सर। हमने पहले पढ़ा था भाई, ये तो कैपिटल बजटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, और इसके बारे में हमने कल पढ़ा भी था। यस और नो? यस सर। तो अब बताओ जीवन के ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन, क्या मैं एक ऐसी वैल्यू पर ले लूं जिसका खुद का अस्तित्व गड़बड़ में चल रहा है?
नो नो। तो यानी कि हमें फैसले किस पर लेने चाहिए? कैश जो एक आइटम कांस्टेंट हो या क्लियर हो, एम्बिग्यूटी ना हो, यस और नो। यस सर तो यानी कि हमें फैसले किसके बेस पर लेने चाहिए? कैश फ्लो तो बस यही है हमारा अगला टॉपिक। बेटा आपको समझने वाली बात यह है कि हमारी सिर्फ एक टेक्निक है ARR, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट पर बेस्ड है। इसके अलावा जितनी टेक्निक्स हैं वो सब हमारे कैश फ्लो पर बेस्ड है। पहले बात समझ आई? यस सर तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कैश फ्लो कैसे निकाले जाते हैं। अब आपको समझ आएगा कि मैंने क्यों बोला था ये पूरे चैप्टर का बेस है ना। यस सर ये सारी टेक्निक्स आगे की कैश फ्लो पर बेस्ड है। अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो सारी टेक्निक स्वाहा। पहले बेटा बात समझ आई? यस सर चलो ओके बेटा याशिका, बाय बाय बाय। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा सब बच्चों को पॉइंट पहले समझ में आ गया। तो अब अगर हम यहां पर बात करें, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा। अब जो मैंने अभी स्टोरी आपको सुनाई थी उसके बेस पर ही सारा का सारा काम हम करेंगे। उसके बेस पर ही मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो अब आप कॉन्सेंट्रेट करना सब बच्चे। तो हम यहां पर बोलते हैं कैश फ्लोज आर प्रेफर्ड ओवर अकाउंटिंग प्रॉफिट। भाई हम हमारे कैश फ्लोज को प्रेफर करते हैं ओवर अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्यों करते हैं? बिकॉज अब यहां पर सबसे पहला आता है अकाउंटिंग प्रॉफिट कैन बी एडजस्टेड। बेटा ये हमारा एडजस्टेबल हो जाता है। वेयर एज सेम कांट बी डन विद कैश फ्लोज। भाई हम कैश फ्लोज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब 10 हमारे जो कैश फ्लोज है आर मोर रिलायबल। ये बेटा ज्यादा रिलायबल हो गए क्योंकि इनके अंदर एडजस्टमेंट नहीं होती। दूसरी बात बेटा जो प्रॉफिट होता है, जो हमारे पास एक वर्ड है प्रॉफिट इज एन एम्बिग्यूअस वर्ड। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? बेटा एम्बिग्यूटी का मतलब हो गया भाई कंफ्यूजन हो जाता है। अब जब हम बोलते हैं बेटा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का मतलब बिफोर टैक्स वाला भी होता है, प्रॉफिट का मतलब आफ्टर टैक्स वाला भी होता है। तो सर कौन से वाले प्रॉफिट की बात कर रहे हो? सर ईबीआईटी भी प्रॉफिट होता है, पीबीटी भी प्रॉफिट होता है, ऐसे बड़े सारे होते हैं सर। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी है, आप कौन से वाले प्रॉफिट की बात कर रहे हो? तो इसीलिए हम कहते हैं भैया हम किसको फोकस करेंगे? कैश फ्लो। क्योंकि कैश फ्लो बोले तो कैश फ्लो उसमें कोई एम्बिग्यूटी होती नहीं है। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? चलो अब समझते हैं ये कैश फ्लो का फंडा क्या है। तो अगर हम पहले बात करते हैं बेटा कैश फ्लोज की, तो कैश फ्लोज बेटा हमारे बिजनेस में या एक प्रोजेक्ट में दो प्रकार के होंगे। एक हमारे पास होता है इनफ्लो, पैसा आने के लिए जो आएगा, और एक हमारे पास बन गया दोस्तों आउटफ्लो, जो पैसा जाएगा। अब अगर मैं इनफ्लो की बात करूं तो बेटा हमारे पास जो इनफ्लो होगा वो दो जगहों से हो सकता है। सबसे पहला होता है जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू कैश फ्लोज। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू कैश फ्लोज? रेवेन्यू कैश फ्लोज का मतलब हो गया बेटा बिजनेस करके जो कमाया, या हम इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन करके जो कमाया। आई होप पहले ये बात समझ आया। फिर उसके बाद दूसरा कैश फ्लो होता है बेटा जब हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। भाई जो हमारे पास, देखो अब ना थोड़ा समझना पड़ेगा, बड़े हो रहे हो धीरे धीरे इस टॉपिक के अंदर। हमने ना एक एसेट्स खरीदा, लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स खरीदा। जब हमारा उस एसेट्स की लाइफ खत्म हो जाएगी तो वो एसेट्स की सेल होगी। बेटा एसेट्स भी तो बिकेगा ना, ऐसा तो नहीं फ्री में जाएगा, चाहे वो हम कबाड़ी वाले भैया को दे, बट पैसे तो मिलेंगे उसके बदले। वो जो पैसे मिलेंगे दैट इज ऑल्सो अ कैश इनफ्लो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? दैट ऑल्सो बिकम्स अ कैश इनफ्लो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं बेटा आउटफ्लो की। तो आउटफ्लो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था बेटा, हमारे पास जनरली ये दो जगहों पर लगता है। एक सबसे पहले लगता है कहां पर बेटा? कॉस्ट ऑफ एसेट्स में। भाई जो भी आपने एसेट्स खरीदना है उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं, वो इंस्टॉलेशन हो गया, परचेज प्राइस हो गया, जो भी हो गया, व्हाटएवर इट इज, वो सब हो गया बेटा इसके अंदर। दूसरा हमारे पास लगता है वर्किंग कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये हमारा बेसिकली आउटफ्लोज आ गया। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमारे खर्चे कहां चले गए? भाई हम रेवेन्यू खर्चे भी तो करेंगे। तो बेटा ये हमारे नेट है, ये हमारा नेट है, मतलब इसमें सेल वीसी सब कुछ नेट हो गया। ठीक है, तो अभी एक एक करके इन चारों के बारे में चर्चा करनी है। ये और ये तो क्लियर है, इनमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। एसेट्स खरीदा उसके लिए जो पैसा दिया, जो वर्किंग कैपिटल का पैसा दिया, इनकी तो स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं जो लास्ट में हम लिख लेंगे। जो हम स्टैंडर्ड पॉइंट्स है वो लास्ट में लिख लेंगे, इनसे जनरल एजम्पशन भेज देते, तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगता नहीं है। ज्यादा दिमाग इसमें और इसमें लगना है बेटा, इसमें और इसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगना है। तो अब मैं एक एक करके आपके साथ टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। मैं अब आपके साथ सबसे पहले पार्ट को शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों हमारे पास रेवेन्यू कैश फ्लोज, या अपन इसको बोलते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। भाई बिजनेस करके क्या कमाएंगे? तो आइए जरा अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब प्लीज मेरे साथ साथ रहिएगा बेटा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी समझने में लापरवाही करी तो बेटा पूरा टॉपिक आपका गड़बड़ हो सकता है, पूरे चैप्टर में परेशान रहोगे। तो मैंने जैसा कि बोला ये हमारा बेस है, तो बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है, ठीक है बेटा? चलिए ध्यान से देखिएगा, और आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा बिजनेसमैन क्या करता है? लाला जी ने सेल्स करा था बेटा, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था याशिका के साथ, लाला जी ने बेटा सेल्स करी। फिर उन्होंने अपने सप्लायर वगैरह को पैसे दे दिए जिनसे माल खरीदा था। उन्होंने अपने दुकान के खर्चे वगैरह मीट कर लिए, रेंटल जो भी थे। ये सब मीट करने के बाद लाला जी क्या करा? पहली बात, लाला जी ने ये सब पे करा, इसका मतलब लाला जी ने बेटा ये सब क्या करा? कैश कॉस्ट। उसके बाद जो पैसे बच गए लाला जी ने बैग में डाले और बैग लेकर घर की तरफ चलने लगे। जब घर की तरफ चलने लगे तो इसका मतलब उनको तो कुछ नहीं पता था ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। ही वाज नॉट अवेयर एट ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन। तो उनके हिसाब से तो ये कैश है जो वो घर लेकर जाएंगे। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मैंने इसलिए आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल दे दिया था। तो बेटा ये लाला जी के गले में पैसे बचे थे जो उन्होंने बैग में डाले और अपने घर की तरफ निकल लिए। ये लाला जी के गले में जो पैसे बचे थे वो बैग में डाले, घर की तरफ निकल लिए। अब बताओ रास्ते में कौन मिल गया? रास्ते में मिल गए थे अकाउंटेंट साहब। तो अकाउंटेंट साहब ने क्या बोला? अकाउंटेंट साहब ने बोला लाला जी आपको तो टैक्स देना है। अब जरा सोचो उन भाई साहब ने टैक्स कैसे निकाला होगा?
तो उनके हिसाब से उन्होंने अपने आप से डेप्रिसिएशन लिया, डेप्रिसिएशन यहां माइनस कर दिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज एन अलाउबल एक्सपेंस, बिकॉज टैक्स निकालने के लिए डेप्रिसिएशन इज एन अलाउबल एक्सपेंस। तो आपके पास आ गया पीबीटी। फिर इसके बेस पर उन्होंने निकाला टैक्स जो लाला जी ने पे कर दिया, और उसके बाद अकाउंटेंट साहब ने अपनी किताबों में निकाल लिया लाला जी की दुकान का पैट। एम आई राइट? अकाउंटेंट साहब ने तो पैट निकाल लिया, अब हमें तो ये देखना है लाला जी घर कितने पैसे लेकर गए। तो बेटा आप मुझे बताएंगे हमारे लाला जी घर कितने पैसे लेकर गए। तो बेटा मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो अब जरा ध्यान से सुनना, अब एक एक करके थोड़ा डिटेल में चलते हैं, एक एक करके बेटा थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो पहले मुझे बताओ, लॉजिकली समझते हैं, लाला जी दुकान से इतने पैसे बैग में डाल के निकले, लाला जी दुकान से इतने पैसे बैग में डाल के निकले, इन पैसों में से क्या पे हो गया? इन पैसों में से लाला जी ने टैक्स पे कर दिया अपने बैग में से, जो बच गया वो घर ले गए। लाला जी ने दुकान से घर जाते हुए सिर्फ एक एक्सपेंडिचर करा, दैट इज टैक्स, बाकी पैसे बेटा घर ले गए। तो बेटा जरा बताइए क्या मैं बोलूं इट इज पीबीडी माइनस टैक्स? सोचो जरा सोचो, लाला जी की एग्जांपल से पूरी कहानी 1 मिनट में क्लियर होती है, वरना मैं आपको गाने गाता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, बस आप रट्टा मस्त मार लोगे। चलो और सोचते हैं, आइए थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। बेटा बताइए सेल्स कैश होता है या नॉन कैश? सेल्स कैश होता है या नॉन कैश? तो बेटा होता तो बहुत है, माल कैश भी बिकता है, क्रेडिट भी बिकता है, माल कैश भी बिकता है, क्रेडिट भी बिकता है। बट रुको, हम यहां कौन से डिसीजन ले रहे हैं? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बोले तो 1 साल से ज्यादा। तो आप मुझे बताओ, क्या आप किसी को 1 साल से ज्यादा का उधार देते हो? पैसे मान ले जा, दे दियो जब तेरा मन करे। नहीं, तो यानी कि अगर कोई उधार दिया तो वो भी विद इन 1 ईयर आपका रियलाइज हो जाएगा बेटा, विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाएगा, हम तो यही मानते हैं। तो यानी कि सेल्स बेटा सारा कैश हो गया, सेल्स आपका सारा कैश हो गया। वेरिएबल कॉस्ट भी कैश है, ये भी कैश है। क्यों कैश है? अबे लिखा तो है लेना ही कैश है, नॉन कैश लेना ही नहीं है। अबे लिखा तो है। तो बताइए आपका पीबीडी बेटा कैश हो गया, ये वही लाला जी के बैग वाले पैसे जो उन्होंने गले में से बैग में डाल लिए। अब डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश होता है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू बेटा मिक्स बन गई, आई वुड से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन कैश कैश। फिर टैक्स कैश होता है, नॉन कैश टैक्स, टैक्स बेटा कैसा होता है? कैश होता है, ये पे करना होता है, लाला जी ने पे भी करा था। तो अगेन ये वाली वैल्यू क्या बन गई बेटा? मिक्स। अब जरा सोच के बताइए, ये लास्ट वाली आइटम पैट नॉन कैश किसकी वजह से बनी? ये लास्ट वाली आइटम नॉन कैश डेप्रिसिएशन की वजह से बनी। तो बेटा अब हम क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे सर पैट में आप इसको रिवर्स कर दो, भाई जिसकी वजह से नॉन कैश बना आप उसको रिवर्स मार दो तो ऑटोमेटिकली कैश हो जाएगा। ये दिस ऑटोमेटिकली बिकम्स योर कैश। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पर देखूं, मान लेते हैं 200 रुपए की सेल्स थी, वेरिएबल कॉस्ट था 50 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट है 40 रुपए, यानी कि ये बच गया 110 रुपए। डेप्रिसिएशन है मान लेते हैं 30 रुपए, तो ये बच गया बेटा कितना? 80 रुपए। टैक्स है 20 रुपए, तो ये बच गया आपके पास 60 रुपए। तो अगर हम यहाँ एक बार को कैलकुलेशन देखें तो पीबीडी लाला जी की जेब में थे 110, उन्होंने पे कर दिया टैक्स, तो बच गए बेटा 90 रुपए जो अपनी पत्नी श्री को देंगे। जबकि दूसरे केस में देखें ये 60 रुपए थे, ये किस वजह से बने? 30 की वजह से 90। आंसर बेटा एकदम सेम। आप किसी भी तरीके से इवैल्यूएट करो, आंसर आपका बच्चा सेम आएगा। पहले अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया? चलो मैं अब इसके अंदर आपको एक और बातें बताता हूं, कुछ और बातें। अब जो बातें बताने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एग्जामिनर इसमें आपके साथ मजे लेता है। सर कैसे? मैंने कहा आइए बेटा जरा इस पीबीडी की थोड़ी सी बात कर लें। ये पीबीडी बेटा बताओ ये था क्या? ये लाला जी के बैग वाला कैश जो वो दुकान से लेकर निकले, ये लाला जी के बैग वाला कैश जो वो दुकान से लेकर निकले। पहली बात, क्या ये कैश है? पहली बात, क्या ये कैश है? यस इट इज अ कैश। तो क्या मैं बोल दूं बेटा सबसे पहले इट इज अ कैश फ्लो? क्या मैं बोल दूं सबसे पहले इट इज अ कैश फ्लो? परफेक्ट। बट रुको रुको रुको, क्या ये फाइनल कैश फ्लो है जो वो बीवी को देंगे? इसमें से क्या पे करना बाकी है? टैक्स। इसमें से टैक्स अभी जाना बाकी है, यानी कि अपन इसको दूसरा नाम बोले तो हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो बिफोर टैक्स, सीएफबीटी। कैसा लग रहा है अब आपको? अब आपको पहले नाम समझ आ रही है? बेटा एग्जामिनर आपको शब्दों के जंजाल में फंसाएगा, एग्जामिनर आपको शब्दों के जाल में घेरेगा, तो आपको उन शब्दों के जाल में नहीं फंसना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना एक एक बार। चलो अब चलते हैं थोड़ा और ज्यादा। अब यानी कि ये वाले कैश फ्लो कौन से थे? व्हाट आर दीस कैश फ्लोज देन? तो बेटा कैन आई से ये वाले हो जाएंगे कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। सोचो जरा सोचो, ये बेटा कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स हो जाएंगे। तो प्यार से अगर नाम रखे तो सीएफएटी बोल देते हैं बेटा इन्हें। क्या पहले बात कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहां तक की बात और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर बेटा सब बच्चों को? प्लीज जल्दी से। चलो बहुत ही बढ़िया, अगर आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। चलो अब आप एक काम करेंगे बेटा सारे बच्चे, अब आप सबसे पहले यहां तक की नोटिंग करेंगे, तो जल्दी से बेटा नोटिंग करिए, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। जल्दी नोटिंग करिए। बेटा जो लाला वैभव पूछ रहे हैं अगर कोई फीस पे करी होगी बेटा वो तो वीसीएफसी में चला गया ना सारा, वो तो सब वीसीएफसी में चला गया। हाँ बेटा शुभम, यहाँ पर हम ऑपरेटिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो इन सारे खर्चे चाहे वो वीसीएफसी है, हम यहाँ ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे, तो जितने भी कैश आइटम है वो सब उसी में आ जाएंगे वीसीएफसी में। तो ये आगे चल के आएगा बेटा, सारी आगे चीज है। अरे भाई बता तो रहा हूं और क्या बोल रहा हूं बेटा, सुन तो ले बेटा, जितना तुम सोच सकते हो ना मेरे को पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है बेटा। बेटा पर्सनल वाले खर्चे आप मुझे बताओ विजय, क्या आप पीएनएल में डाल देते हो बेटा पर्सनल वाले खर्चे?
तो फिर बेटा ये कोई पूछने का लॉजिक है बेटा, बता मेरे को। अगर तू पीएनएल में डाल देता है तो तू डाल दियो बेटा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो हो गया बेटा यहाँ तक। बेटा याशी मैंने बताया था डेप्रिसिएशन का मेथड बदल दोगे तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बदल जाएगा। आई गिव यू एन एग्जांपल, आप डेप्रिसिएशन का मेथड बदल दोगे प्रॉफिटेबिलिटी बदल जाएगी, सिंपल। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा यहां तक आपका हो गया। पहले अबे जल्दी कर लो। कैश फ्लोज आर प्रेफर्ड ओवर अकाउंटिंग प्रॉफिट बिकॉज अकाउंटिंग प्रॉफिट, बेटा ACING अकाउंटिंग। अबे नालायक, करिए नेक्स्ट। अंशिका, बेटा क्लासेस कब लगेंगे तो जूम सेशन भी कर लूंगा नालायक। बेटा आकाश, तू डिसीजन मेकिंग कर रहा है या क्या कर रहा है मुझे बता। तो बेटा कंपनी इस्तेमाल करेगी जब डिसीजन मेकिंग करेंगे तो। कोई बात नहीं, करेंगे, दोबारा करेंगे बेटा, जल्दी करेंगे। हो गया बेटा ये वाला कॉपी। करिए नेक्स्ट। बेटा अभी बचा है, डोरेमोन जी अभी बचा हुआ है, ठीक है, तो अभी आप पढ़ लो पहले। बेटा छोले भटूरे नहीं खा पाऊंगा भाई, आज नो छोले भटूरे। अबे नहीं, कल एक फंक्शन में गया था, वहां पे बहुत ज्यादा हो गया। कल एक फंक्शन में गया था तो बहुत ज्यादा खा पी लिया, बस आज कुछ नहीं है, आज नॉर्मल घर का। अबे कोई डाइटिंग, कल रात को पार्टी में गए थे, किसी का मैरिज फंक्शन था तो वहां गए थे, तो बस तो फिर वहीं पर हो गया। नहीं पास नहीं, बट नॉर्मल अपने घर का, बाहर का कुछ नहीं। चलिए बेटा कॉपी हो गया सबका। बेटा वो योगा खिचड़ी खाएंगे बस। ऑल डन बच्चों, ऑल डन हो गया बेटा यहां तक, जल्दी से बताइए प्लीज। हेलो 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 हेलो। चलिए अब हम दोस्तों इसके बाद ना पहले क्या करते हैं, एक तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लेट्स डू अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बेटा कैसे करेंगे आइए जरा समझते हैं। तो है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। अब प्लीज पहले यहां पर समझेंगे बेटा। देखो हमारे को 5 साल का डेटा गिवन है, 2 3 4 5 साल का डेटा और बाकी डेटा कहते हैं आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालो, भाई बिजनेस करके क्या कमाया। तो दोस्तों अब हम यहां पर पहले देखो, और हमें गिवन क्या बेटा, सेल्स। तो मैं अब यहां पर आपको एक बेसिक परफॉर्मा बना के दे रहा हूं जो आप अभी बैठ के अपने आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आप करेंगे, मैं नहीं करवाने वाला, ये यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो आपने अभी अपने आप करना, मैं बस एक बार तरीका बता रहा हूं, तरीका बेटा बता रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वी हैव आवर सेल्स, इसमें से माइनस होगा बेटा वेरिएबल कॉस्ट और माइनस होगा बेटा फिक्स्ड कॉस्ट। ये दोनों आइटम्स माइनस होने के बाद हमारे पास निकल कर आ जाएगा पीबीडी। फिर आप माइनस करोगे इसमें से डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद आपके पास निकल कर आ जाएगा बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप माइनस करोगे टैक्स, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, सर हमारे पास आ जाएगा हमारा पैट। फिर मैं वापस से उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करूंगा, तो जब मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक करूंगा तो बेटा मेरे पास कैश फ्लो आ जाएंगे। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। अब हमने एक और तरीके से भी सीखा था, कैश फ्लो इज बैग वाले पैसे में से अकाउंटेंट के टैक्स, बैग वाले पैसे में से अकाउंटेंट का टैक्स, तो बेटा ये भी होगा। तो अब आप इससे भी निकालेंगे, इससे भी, दोनों अलग अलग से निकालेंगे। पहले समझ में आ गया बेटा क्या करना है आपको, एवरीवन गॉट इट। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से करना शुरू करो बेटा, जल्दी से करना शुरू करो। क्वेश्चन आपके सामने बेटा, फटाफट मेक इट फास्ट। अबे फॉर्मेट क्या होता है, अभी तो लिखा तूने सारा लल्लू लाल। अबे अभी तो लिखा था इससे पिछली स्लाइड, फॉर्मेट बता दो इन्हें, जल्दी करिए प्लीज। नहीं बेटा सीएफबीटी होता है पहले, तो नहीं हो, इट्स नॉट सीबीएफटी, इट इज सीएफबीटी। तो बेटा जो सीएफबीटी होता है उसमें क्यों करूंगा मैं दोस्त, थोड़ा अपने आप दिमाग लगाओ, मैं तो करवाऊंगा ही, पहले अपने आप बुद्धि लगाओ बेटा थोड़ी सी।
बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन बेटा एसएलएम ही लगता है, बाय डिफॉल्ट बच्चे डेप्रिसिएशन बेटा एसएलएम वाला ही लगता है। तो खुद सोचो ना डेप्रिसिएशन कितना, ये भी मैं बताऊंगा। बेटा विनय अपने आप थोड़ी बुद्धि लगाओ। बेटा अगर मैंने सारी बातें आपको पहले ही बतानी होती तो मैं आपको होमवर्क में क्यों देता बेटा, मतलब होमवर्क क्यों, मैं क्लास वर्क में क्यों देता, मैं ही करवा देता ना फिर। जब अगर मुझे इतना ही सब आपके साथ करना होता कि मैं ही आपको सारी बातें बता दूं तो फिर फायदा क्या बेटा पूरी टॉपिक का। चलो दीपिका इज सेइंग डन, अमित ने भी कुछ निकाल लिया है, अंकित ने भी निकाला है, कई बच्चों ने डन कर लिया। कल लोगे मैं 2 मिनट और दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मोर मिनट्स। अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगा। मैंने तो बेटा करवाना ही है, देखो मैंने तो करवाना ही है, उसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मैंने तो करवाना ही है पूरा। बट आई वांट यू टू ट्राई फर्स्ट। मैं प्रैक्टिकली आपसे चाहता हूं कि आप पहले खुद से ट्राई करें, तो दैट विल बिकम द बेस्ट पार्ट। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा अब आप सबने पहले तो यहां तक का मामला डन कर लिया है। चलिए अब मैं एक बार आपके साथ इसका सॉल्यूशन आपको डिस्कस करवाता हूं, ठीक है। तो लेट मी डिस्कस द सॉल्यूशन पार्ट विद यू। हम पहले बेटा इसका सॉल्यूशन पार्ट अब आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए इधर देखेंगे बेटा, हमारे पास बेटा सेल्स है सबसे पहले जो हमें गिवन है 30,000, देन हमारे पास गिवन है बेटा 50 80 2 लाख, 50,000 80,000, देन वी हैव बेटा 2 लाख एंड वी हैव लास्ट में बच्चे 10 लाख। चलिए अब वेरिएबल कॉस्ट हमें बता दिया गया है एट द रेट ऑफ 40%, तो कितना हो गया बेटा 12,000, ये हो गया 20,000, ये हो जाएगा 32,000, ये हो जाएगा कितना 80,000 और ये हो जाएगा बच्चा 4 लाख। फिर फिक्स्ड कॉस्ट हमें बता दिया गया है 2,000 रुपए। हाँ फिक्स्ड कॉस्ट बेटा 2,000 रुपए सब में से, तो फिक्स्ड कॉस्ट हर एक में सेम रहता है, इट डज नॉट चेंज। तो आपके पास यहाँ पर बच गया, ये कितना बच गया 12 और 2 16,000 बच गया। देन उसके बाद हमारे पास 28,000 आप बता रहे हो, 46 आप बता रहे हो, 1,18,000 और लास्ट वाला बेटा 590 है। फिर डेप्रिसिएशन की बात करें तो 40,000 4 साल की लाइफ है, यानी कि 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया बच्चा सिंपल। 40,000 स्क्रैप दिया नहीं है, 4 साल में अमोर्टाइज, यानी कि 10,000 रुपए का हर साल का डेप्रिसिएशन आ गया। अब मैं 10,000 रुपए का हर साल का डेप्रिसिएशन और माइनस कर देता हूं, तो हमारे पास बच गया बच्चा 6,000, ये बच गया 18,000, ये हो जाएगा 36,000, 1,08,000, फिर 5,88,000। फिर उसके बाद अबे 10,000, अच्छा ओहो 4 साल की लाइफ है तो आपका लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन बेटा 0 होगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपने उसको 4 साल में ही अमोर्टाइज कर दिया, तो 5वें साल का डेप्रिसिएशन वुड रिमेन 0। तो अब आप बताइए टैक्स इज एट द रेट ऑफ 30%, 30 है ना, टैक्स इज एट द रेट ऑफ 30%। तो करिए बच्चों हमारा 30% बेटा कितना होता है, तो 6 दिया 1800 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 5400, ये आप बता रहे हो 10,800, देन 32,400, देन लास्ट हमारा बेटा 179,400। फिर उसके बाद हमारा पैट आ जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा पैट, अब पैट जो होगा वो 70% कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4200, फिर 12,600, नेक्स्ट 25,200, नेक्स्ट 75,600, लास्ट वन 418,600। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन है बेटा 10,000 10,000 10,000 और 10,000, लास्ट वाले में 0 है, तो ये बन जाएगा 14,200, 22,600, 35,200, 85,600 और ये सेम रहेगा। और बेटा ये वाली वैल्यू भी सेम आ जाएगी 14,200, आप करके देख लेना बेटा 22,600, 35,200, 85,600 और 4,18,600। आपका एकदम टैली हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी को यहाँ तक कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो बहुत ही बढ़िया। चलो अब हम आपके साथ अगला कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, टॉपिक एक एग्जांपल भी कर लिया, कॉन्सेप्ट कर लिया। अब इसी में बेटा थोड़े से ट्विस्ट लाते हैं, ठीक है, इसी में थोड़े से ट्विस्ट लाते हैं। आइए जरा पहला थोड़ा सा ट्विस्ट, छोटा ट्विस्ट देखिएगा। हमारे पास बेटा, हमारे पास सबसे पहला छोटा जो ट्विस्ट है, हमारे पास जो सबसे पहला छोटा ट्विस्ट है बेटा वो क्या है देखिएगा। देखो मान लो हमारी एक कंपनी है, हमारी एक कंपनी है बेटा, उस कंपनी के 2 डिवीजन, देयर आर 2 डिवीजन ऑफ द फर्म, मतलब 2 हेलो 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 बेटा मेरी तरफ से और ओके था। चलो क्या कोई बात नहीं, सुनो मान लेते हैं हमारी एक कंपनी है, ठीक है, हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी का नाम एक ही होता है बेटा, लुटी पिटी कंपनी, लुटी पिटी कंपनी लिमिटेड। अब ये जो लुटी पिटी कंपनी लिमिटेड है, मान लेते हैं इसके 2 डिवीजन है। इसके 2 डिवीजन कौन से हैं बेटा, एक लुटी और एक पिटी, ठीक है बेटा, इसके 2 डिवीजन है लुटी पिटी। अब एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप पहले लुटी के पास जाओगे, ओ लुटी हुई कंपनी, ओ लुटी हुई डिवीजन, लुटी हुई डिवीजन, पहले मुझे ये बता कि तूने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया रे ठाकुर। अब ये कहती है सरकार मैंने तो सिर्फ 300 रुपए कमाए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा देख तूने कमाया प्रॉफिट, इस प्रॉफिट पर बेटा हमें क्या पे करना पड़ता है, इस प्रॉफिट पर हमें क्या पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा टैक्स। देख तेरा ये प्रॉफिट है, इस पर 30% के हिसाब से 90 रुपए का टैक्स आएगा, इस पर 30% के हिसाब से 90 रुपए का टैक्स आएगा। तो बेटा हम
इससे 300 रुपए का प्रॉफिट लेंगे, 90 रुपए का टैक्स लेंगे। पहले बात समझ में आ गई। फिर हम ये पिटी हुई के पास गए, मैंने कहा पिटी हाउ मच इज द प्रॉफिट जनरेटेड। जैसे ही मैंने बोला प्रॉफिट जनरेटेड, भाई साहब ये तो रोने लग गई, ये पिटी हुई डिवीजन रोने लग गई। नहीं सर, मैंने कहा क्या हो गया? कहती है सर दुखद सूचना, आई हैव अ लॉस। मैंने कहा ओ माय गॉड। मैंने कहा कितना कितना? कहती है सर मेरा ना मान लेते हैं 120 रुपए का लॉस हो गया, 120 रुपए का लॉस हो गया। मैंने कहा कोई बेटा बताओ क्या लॉस पे कोई टैक्स लेना इससे? क्या कोई टैक्स लेना बेटा लॉस पे? नो, लॉस पे अपने को कोई टैक्स नहीं है। बहुत बढ़िया। अब ये वाला और ये वाला बेटा दोनों मिलाकर अब एज अ कंपनी सरकार हमारे पास आएगी। कौन कौन आएगा? निर्मला आंटी आ जाएंगी। बताओ भाई लुटी पिटी कितना प्रॉफिट कमाया ठाकुर? अब हमने कहा मैडम ज्यादा नहीं कमाया, हमारी कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है बेटा बताइए कितना? 300 माइनस 120 तो 180 रुपए आया। 300 माइनस 120 इट बिकम्स 180 रुपीज। हमने कहा ओके जी। अब आप बताइए इस पर हमारा टोटल टैक्स कितना लगेगा? वो एट द रेट ऑफ 30% हमसे 54 रुपए का टैक्स लेंगे। क्या पहले बच्चा बात समझ में आई? बोलो जी। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉइंट। बेटा जरा सोच के देखो, हमने टैक्स पे करा 54, जबकि एज अ कंपनी टोटल टैक्स रिसीव्ड कितना हुआ था? हमने दोनों डिवीजन से कैश कितना इकट्ठा करा था? हमने 90 प्लस 0 90 रुपीज इकट्ठे करे थे, बट एक्चुअली में 54 रुपीज पे करे। तो इसका मतलब हमारे पास 36 रुपए की सेविंग हो गई बेटा, हमारे पास 36 रुपीज की सेविंग हो गई। अब बताओ जी ये सेविंग क्यों हुई? बेटा ये सेविंग हुई क्योंकि हमारे पास इसका लॉस आ गया था, क्योंकि हमने इस लॉस को अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया था। क्योंकि हमने इस लॉस को अपने प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया तो प्रॉफिट कम और टैक्स कम, जबकि हमने पैसे इससे तो टैक्स के 90 रुपए लिए थे, 90 रुपए लिए थे, पे 54 करे 36 रुपए बच गए। ये बच गए क्योंकि इट इज सेविंग ड्यू टू लॉस, क्योंकि इट इज सेविंग ड्यू टू लॉस। अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो आई वुड से 120 रुपए का 30% हो गया बेटा ये। अब बताओ ये फायदा लॉस की वजह से, तो बेटा इसको अपन इस कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे, इसको अपन इस कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे। तो यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा इसका नेट लॉस कितना? 120 रुपए था बट 36 रुपए बच गए, तो यानी कि 84 रुपीज का लॉस हुआ। पहले दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? बोलो जी। अब अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, सो अब हमारे पास बेटा अगला कॉन्सेप्ट आता है। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कि दोस्तों यानी कि अगर मुझे कैश फ्लो निकालनी है तो मेरे पास एक तरीका पीबीडी माइनस टैक्स, बट अगर लॉस होगा तो उस पर देयर विल बी टैक्स की सेविंग हो जाएगी मेरे दोस्त। अगर अगर ये मेरे पास होगा तो टैक्स की सेविंग, बट याद रखना या तो टैक्स होगा या टैक्स की सेविंग, एक साल में दोनों में से कोई एक होगा। अगर प्रॉफिट है तो टैक्स पे करना है, अगर लॉस है तो टैक्स की सेविंग होगी, फिर टैक्स नहीं होगा। जैसे यहां पर प्रॉफिट था तो टैक्स आया, यहां पर लॉस था तो टैक्स की सेविंग। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई अब आपको? या दूसरे तरीके से देखें तो इट इज पैट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस टैक्स सेविंग ऑन लॉस, ये हमारे पास बेटा फंडा बन जाएगा। अगर हम यहां पर बात करें तो टैक्स सेविंग ऑन लॉस निकलेगा कैसे? सर इट विल बी कंप्यूटेड एज जो भी लॉस का अमाउंट है आप उसे अपने टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अमाउंट है लॉस का उसे टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, टैक्स सेविंग कैश में होता है। अभी तो दिखाया तेरे को, पैसे कैश में थे 90, पे करे 54, तो 36 रुपए कैश ही तो बच गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करते हैं। बेटा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक एजम्पशन पर बेस्ड है, ये पूरा टैक्स सेविंग का कॉन्सेप्ट एक एजम्पशन पर बेस्ड है। और वो क्या सर? तो बेटा हम यहां पर बोलते हैं द अबव टैक्स सेविंग ऑन लॉस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन। सर क्या एजम्पशन? बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट business will have some other profits through which the loss will get set off and tax saving will arise। क्या पहले दोस्तों बात समझ आई? भाई ये ना हमारी एक इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि हम ये बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि हमारे पास दूसरा प्रॉफिट होगा जिससे लॉस अगर कोई है तो वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। सर अगर दूसरा प्रॉफिट ना हुआ तो, अगर दूसरा प्रॉफिट ना हुआ मतलब लॉस सेट ऑफ ना हो पाया तो तब बताऊंगा जब आएगा, जब टॉपिक आएगा तब बताऊंगा बेटा, जब टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। अभी थोड़ी बताऊंगा सारी बातें बेटा, सारी बातें भी बता दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना, सब क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए अभी उन बातों को नहीं करेंगे, उनको हम बात के लिए छोड़ते हैं, है ना, उनको हम बात के लिए छोड़ते हैं। फिलहाल आप बेटा कॉपी करिए ये वाला कॉन्सेप्ट जल्दी से, पहले ये एग्जांपल कॉपी करेंगे फिर आगे का जो कॉपी है करिए बेटा। बेटा क्यों नहीं होता? अपनी मर्जी से आकाश, क्यों नहीं होता दोस्त? सब कुछ होता है बेटा। कॉपी करिए बेटा फटाफट।
हाँ जी बेटा, मैंने इसलिए तो आपको पहले ही बेस बना दिया कि ये दोनों कंपनी एक ही है, तभी तो हमें सेट ऑफ का बेनिफिट मिल रहा है ना बेटा, वरना सेट ऑफ का बेनिफिट कैसे मिलेगा? बेटा अंशिका बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे, हमें पता है बेटा कौन कौन रोएगा, क्या क्या करेगा, बट हम कहते हैं खुश रहो, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, जिस पर्पस के लिए आप कर रहे हो उस पर फोकस करो। आपको बेस्ट मिल रहा है ना, अपने हिसाब से पढ़ो और बेस्ट जियो। अभी तो बेटा आधे बच्चे ना इको तो आधों को पता ही नहीं क्या होता है, जब मेरे से इको पढ़ोगे तो पता चलेगा अभी इको ऐसे होती है क्या, तो वो भी आएगा, अभी वो अलग सिचुएशन भी आएगा। अभी कई लोग क्या है वो इको और एफएम दोनों साथ साथ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा खुद ही कंफ्यूज है, इको पढ़ रहा हूं मैं एफएम पढ़ रहा हूं, उसे खुद ही बहुत आ गया, बेटा वो खुद ही उसकी आत्मा से टकली हो गई है। चलिए आई होप ये कॉपी हो गया बेटा, जल्दी से ये करो। अबे नियो, नियो तू ऐसी बातें बोल रहा, अबे नियो तू ऐसी बातें बोल रहा बेटा, तेरी तो अमर कहानियां, अमर चित्र कथाएं हमने पूरी इको में तेरे हिसाब से तो समझाई थी हमने। चलिए बेटा जल्दी करिए बेटा, फटाफट नेक्स्ट। बेटा रमा आप पढ़ते रहो, अभी तो बेटा, अभी तो डिफिकल्ट तो भी पता चलेगा ना, अभी तो बेसिक्स चल रहे हैं, अभी तो बेटा बेसिक्स चल रही है। बेटा जिनको जाना है आप चले जाओ, मैं और कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं इसके बाद होमवर्क डिस्कस करूंगा, कैश फ्लो वाला होमवर्क डिस्कस करूंगा। हाँ बेटा जिसको जाना है वो चले जाओ, मैं आप कैश फ्लो वाला होमवर्क डिस्कस करूंगा। बेटा ऊपर वाली लाइन सिंपल है, आपने ये पहले पढ़ा था मेरे साथ, हमने ये वाला हिस्सा तो पहले ही पढ़ा हुआ है। अब मैंने कहा अगर टैक्स सेविंग और लॉस होगा तो जुड़ जाएगा, अब या तो टैक्स होगा या टैक्स सेविंग, दोनों में से कोई एक होगा ना। अगर प्रॉफिट है तो टैक्स देना है, लॉस है तो टैक्स सेविंग होगा, दोनों में से कोई एक होगा। या पैट प्लस डेप्रिसिएशन था, इसमें टैक्स तो वैसे भी नहीं आता, हाँ अगर टैक्स सेविंग और लॉस होगा तो वो आ जाएगा। चलिए मैं उम्मीद करूंगा आप सबने यहाँ तक का पहले कार्यक्रम अपना डन कर लिया। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो कॉपी, बताएंगे बेटा नेक्स्ट टेस्ट कब होगा मुझे नहीं पता। आप पढ़ना शुरू कर दो, 15 या 20 तारीख के बीच में लेंगे, 15 या 20 के बीच में हम टेस्ट लेंगे। वर्किंग कैपिटल बेटा ऑब्वियसली। हाँ बेटा जिनकी कोई क्लास है वो चले जाओ, बाकी बच्चे रुक जाओ क्योंकि मैं होमवर्क के सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ जी बेटा कैश बजट के करेंगे हम। चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आपने कॉपी कर लिया, तो मैं अब यहाँ पर कैश मैनेजमेंट के जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं उनको बेटा अपलोड कर रहा हूँ। अरे हो जा भाई, इतना टाइम लगा रहा है, मैंने सारे होमवर्क अपलोड कर दिए है ना, वापस से सारे होमवर्क अपलोड कर दिए, ए टू जेड जितने क्वेश्चन थे हमारे पास। हाँ सर कैश मैनेजमेंट के होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया था, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट नहीं? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या डाउट है जल्दी से देख लेते हैं। वेजेस एंड ओवरहेड्स वाला पॉइंट बता दो। तो बेटा वेजेस एंड ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है आइए पहले देख लेते हैं। लेबर है 4 रुपए, ओवरहेड्स है 2 रुपए। क्वेश्चन कहता है कहां गया वेजेस, ये वेरिएबल ओवरहेड्स पेड इन द मंथ फॉलोइंग प्रोडक्शन, मतलब जिस महीने प्रोडक्शन होगा उससे एक महीने बाद आपका वेजेस पे होगा। एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25% इन अप्रैल, 75% ऑफ वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन एंड 25% इन द फॉलोइंग। वेज इंक्रीज ऑफ 12.5% फर्स्ट मार्च को होगा। अब बेटा यहां पर इस क्वेश्चन में कई सारी चीजें हैं, आइए पहले हम वेजेस की बात करते हैं। तो पहले वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करें तो बेटा आपका ये क्वांटिटी आ गया पहले तो। अब याद रखना बेटा जो भी खर्चे होंगे वो किस पर लगेंगे, वो हमेशा प्रोडक्शन वाली क्वांटिटी पर लगेंगे, चाहे वो वेरिएबल ओवरहेड हो चाहे वो वेजेस हो, क्योंकि जितने गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए उतने ही तो वेजेस और वेरिएबल इस महीने या इस पर्टिकुलर पीरियड में आप लगाओगे। तो आपको वो दोनों आइटम यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से करनी है, तो ये हमारी बेटा सारी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ गई। अब वेरिएबल ओवरहेड्स होते वो क्वेश्चन ने बोला था, क्वेश्चन ने क्या बोला था बेटा, पहले 25% से बढ़ जाएंगे अप्रैल में, यानी कि मार्च तक तो 2 रुपए रहेंगे। तो बेटा देखिए ये 2 रुपए रहे अप टू मार्च, फिर उसके बाद 25% बोले तो 50 पैसे बढ़ गए, ये 2.5 रुपए के हिसाब से हो गए। फिर क्वेश्चन ने बोला था एक महीने बाद पे होते हैं, तो नवंबर वाले यहाँ पर, ये वाले यहाँ, ये वाले यहाँ एंड सो ऑन। बेटा ये आपकी एक महीने बाद की पेमेंट, तो जितने टाइम का बजट बनाना है अब आप उसमें ये वाला कैलकुलेशन लेकर अपना आंसर कर सकते हो। सिमिलरली हमारा वेजेस का पेमेंट है, पहले तो ये क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गई। अब कई बच्चे कह रहे हैं आपने गलत लिया, अबे नवंबर का 1000 था, वो डेटा मैंने दिसंबर से दे रखा है, तो बेटा दिसंबर में तो 1250 ही था, 1000 थोड़ी होगा लल्लू। अभी दिसंबर में तो 1250 से शुरू करूंगा, आधे बच्चे लगे आपने 1000 से क्यों निकाला, तो भाई वो हमने दिसंबर का सेम से करा। फिर हमारे पास फरवरी तक 4 रुपए था, उसके बाद बढ़ गया, फरवरी तक 4 था उसके बाद बढ़ गया, 1 मार्च से बढ़ गया, तो मार्च का ये। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था 75% सेम मंथ का, 25% अगले का, तो बेटा इसका 75 और 25% पिछले का, सिंपल आप इस तरीके से कर लो, तो ये आपका फाइनल वेजेस का अमाउंट आ जाएगा। मैडम आप जैसे मर्जी कर लो, वर्किंग नोट बनाओ मत बनाओ, आपका आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, आप वर्किंग नोट बनाओ मत बनाओ आपके ऊपर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, आपको करना है या नहीं करना या क्या करना है, ठीक है जी। चलो अब पहले क्वेश्चन नंबर 5 बेटा क्लियर हो गया, बोलो जी। बेटा गलत करा है अंश आपने, बेटा यूनिट्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स आपको गिवन है बेटा, सबसे पहले हमारे पास सेल्स हमें गिवन है, सेल्स के बाद हमारे को क्या दिया, कहां गया, ये देखिए
सेल्स मैनेजर फोरकास्टेड द फॉलोइंग, customers expected to pay as follows, company produces books, अब ये पढ़ो ना, company produces books 2 months before they are sold, मतलब 2 महीने पहले प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो बेटा बताओ, नवंबर में जनवरी वाली प्रोडक्शन आप कर लोगे, तो यानी कि ये आपका यहां पर आ गया, दिसंबर में ये हो गया, जनवरी में ये हो गया, एंड सो ऑन। अब समझ में आया? क्वेश्चन ने यहां पर बोल तो दिया था 2 महीने पहले ही गुड्स का प्रोडक्शन कर लेना है, तो आपको बेटा यूनिट्स ये वाली लेनी थी। तो जो बच्चे सोच रहे हैं यूनिट्स गलत है, तो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई आपको। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, ये हो गया था बेटा। इसमें कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 6 में? इसमें कोई डाउट? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर उसके बाद मैंने आपको दिया था 11th। अब देखो बेटा, ये था एक बढ़िया क्वेश्चन, और मैं बताऊं ये पेपर में आया था, और मैं बताऊं बेटा ये पेपर में आया था, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, दिस इज एग्जाम क्वेश्चन। चलिए कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन पे चले, रॉ मटेरियल आर मेड इन द मंथ प्रायर टू द सेल अमाउंट टू 60% ऑफ सेल्स, यानी कि जो परचेजेस है वो 60% सेल के बराबर है, और परचेजेस सेल से 1 महीना पहले कर ली जाती है। मतलब फरवरी वाली जनवरी में परचेज कर लेंगे, मार्च वाली फरवरी में परचेज हो जाएगा। पेमेंट्स फॉर दीस परचेजेस अकर इन द मंथ आफ्टर द परचेज। इसका मतलब अब सोचो, फरवरी वाला परचेज हो गया जनवरी में, और वो पे 1 महीने बाद बोले तो फेब में होना है, यानी कि 60% ऑफ सेम अमाउंट ले लूंगा मैं। लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवरटाइम एक्सपेक्टेड टू बी 1,50,000 इन अप्रैल, 2 लाख इसमें, इतना इसमें। सेलिंग एडमिन टैक्स एंड अदर एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी इतना पर मंथ फॉर अप्रैल थ्रू जून। एक्चुअल सेल्स फरवरी मार्च आर प्रोवाइडेड प्रोजेक्टेड इतना, आपको बता दिया मंथ और ये सेल्स। प्रिपेयर अ कैश बजट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडिशनल बोरोइंग नेसेसरी टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ इतना ऑल टाइम्स। तो बेटा देखिए, ये हमें बनाना है जैन फेब मार्च का, अच्छा ये गड़बड़ हो गई, अप्रैल में जून का बनाना है, अच्छा वो गड़बड़ हो गई है, ये अप्रैल है, ये मई मान लेना, ये जून मान लेना, ठीक है। हाँ, इससे पहले भी एक स्लाइड बीच में कुछ मैंने मिस कर दी क्या? स्लाइड मैंने कोई स्लाइड मिस कर दी क्या बेटा? ओ अच्छा, इससे पहले भी तो डेटा था। रुको 1 मिनट रुको बेटा, वो स्लाइड भी लेते क्योंकि उसके बेस पर ही बैलेंस शीट बनेगी। ये नहीं बेटा, कंसीडर द बैलेंस शीट एज ऑन इतना, कंपनी हैज रिसीव्ड द लार्ज ऑर्डर एंड एंटिसिपेट द नीड टू गो टू बैंक टू इंक्रीज इट्स बोरिंग, एज अ रिजल्ट इट हैज टू फोरकास्ट कैश रिक्वायरमेंट, टिपिकली कंपनी कलेक्ट्स 20% इन द मंथ ऑफ सेल, 17 इन द सब्सिक्वेंट एंड 10% इन द सेकंड, ऑल सेल्स आर क्रेडिट। ये बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। अब बेटा अगर हम यहां पर देखें तो देखो जी, ये हो गया फरवरी मार्च, ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, ओपनिंग बैलेंस बेटा 50 हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को 50,000 मेंटेन करना है। हमने आंसर बेटा यहां पर थाउजेंड्स में ले रखे हैं, हमने आंसर बेटा थाउजेंड्स में ले रखे हैं। क्या हो गया, कुछ आंसर में गलती है? अच्छा समझ गया बेटा, मैंने ना क्वेश्चन और आंसर अलग अलग ले लिए। अरे कोई बात नहीं, मेरे क्वेश्चन और आंसर अलग अलग हो गए, कोई बात नहीं वेट, मैं इसको कल आपको इसका आंसर दिखा दूंगा, ठीक है। मैं इसका आंसर कर लूंगा, आप इसे इग्नोर कर दो, मैं इसका करेक्ट आंसर कर ले लूंगा, ठीक है। वो गड़बड़ हो गई है सारी, तो इसका आंसर बेटा कल कर लेंगे हम, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय, चलो जाओ, कल मिलते हैं आपसे, कल मिलते हैं बेटा अपने टाइम पर, ठीक है। चलो बाय। हाँ जी बोलो। सर हेलो सर, हेलो मैडम आपका कनेक्ट ही नहीं हो रहा। हेलो, मेरे पास आवाज ही नहीं आ रही थी बेटा, मैंने तो रिफ्रेश करा, मेरे पास आई नहीं रही आवाज बेटा, मेरे यहाँ से कुछ इशू आ गया, मेरे यहाँ से कुछ आ गया। अरे चलो कोई बात नहीं, वो मुझसे बाद में पूछ लेगी, कोई बात नहीं। अभी के लिए चलो बाय बाय, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है, चलो बाय।